उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर गौ हत्या पूरी तरह से बैन है। गोकशी, गौ तस्करी करने वालों के लिए यूपी में कोई भी जगह नहीं है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। और इस बार दावा है कि अलीगढ़ में साजिशन कुछ लोग प्रतिबंधित मांस की खेप ले जाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें दबोच लिया और वाहन को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ का भी बयान तस्करों को जहन में बिठा लेना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कसाईयों की जगह यहां नहीं बल्कि जहन्नुम में है। इनकी असलियत यही है क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। योगी क्लियर कर चुके हैं, गो वध करने वालों के लिए यूपी में जगह नहीं, लेकिन उसे यूपी से विचलित करने वाली तस्वीर आई है। अलीगढ़ पे आरोप है कि साजिशन प्रतिबंधित मांस की खेप को तस्कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, जिसे हिंदूवादी संगठनों ने चारों तरफ से घेर लिया और कसाईयों की पिटाई शुरू कर दी, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और नारेबाजी करने लगे। ये घटना अलीगढ़ के अकराबाद अलहदादपुर इलाके की है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मांस गोवंश का है, जिसकी सप्लाई कई दिनों से हो रही थी। हमें सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक गाड़ी आने वाली है जिसमें गाय कटती है और रोज जाती है गाड़ी, मगर आज मौके पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए गांव से और यहाँ गांव के भी लोग थे, यहाँ हमने पकड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या पशु वध के पीछे कट्टरपंथियों की साजिश है? क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या मांस की तस्करी के पीछे कोई प्लान तो नहीं? ये वो सवाल है जो अलीगढ़ की घटना के बाद उठने लगे हैं। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और प्रतिबंधित पशु की हत्या करने वालों को सख्त सजा देने के लिए सीएम योगी से मांग हो रही है। पाकिस्तान में सीज फायर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के हमले में हताहत परिवारों से मुलाकात की और जल्द ही सब कुछ ठीक होने का भरोसा भी दिया। आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, लव यू। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में पीड़ित लोगों का हाल जाना, वहां बच्चों से बात की और भरोसा दिया सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया पाकिस्तान की तरफ से हमले में कई आम लोगों की मौत हुई, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे के बीच बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों ने भी निशाना साधा। दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुद के सांसद जो राहुल गांधी के कई मित्र भी है पाकिस्तान में, वो भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही हुई। परिवार से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना, जब जब ये विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। यानी भले ही राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए, लेकिन अब वो बीजेपी के निशाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा मान रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पाकिस्तानी भाषा बोलने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया और उन पर तीखा हमला किया। शहजाद पूनावाला ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक हो गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान हाइफेनेट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी ISPR की भाषा बोलती है। पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। छुटपुट कहती है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। राहुल गांधी को LOP मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान बता दिया। बीजेपी नेता और केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल जी ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान में उसका स्वागत होता है, वहाँ की मीडिया उसको चलाती है, तो क्या इस पर राहुल जी के लिए गर्व का विषय है? और यही एक बात है जो राहुल गांधी सहित पूरे कांग्रेस को गर्व में ले जा रही है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि क्या जयशंकर जी बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। साथ ही राहुल ने ये सवाल भी उठाया था कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया।
राहुल गांधी के इसी ट्वीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 और डेलीगेशन आज भारत से रवाना हुए। कांग्रेस के नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना रवाना हुआ, जबकि एक डेलीगेशन खाड़ी देश रवाना हुआ है, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हो गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा और खाड़ी देशों के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हुआ, जो अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। गुयाना रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान पर तीखे प्रहार किए और बता दिया कि आतंकवाद पर भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की पोल दुनिया के सामने खुलकर रहेगी, यानी खाड़ी देशों में ओवैसी और अमेरिका में थरूर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान की अब अपने ही मुल्क में लगातार भद पिट रही है। मियां शहबाज के विरुद्ध आवाम सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई ने एक रैली निकाली। पीटीआई की ये रैली कराची से सुक्कुर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंध प्रांत में पीटीआई के लंबे मार्च का नेतृत्व कर रहे फिरदौस शमीम नकवी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि एक पीटीआई समर्थक इरफान लगारी की मौत की भी खबर है। पाकिस्तान में जारी अशांति के बीच सिंध के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट और बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आवाम इमरान खान की रिहाई की जोर शोर से मांग कर रही है। भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। वहां की शहबाज सरकार जीत का बड़ा दावा कर रही है और जनता को बरगलाने में कामयाब रही है। भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में यहां डिनर पार्टी का आयोजन किया गया और हैरानी की बात तो ये है कि जिस जंग में पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारा है, भारत से हर मोर्चे पर पिटा है। पहले तो दिखावे के लिए मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब देखिए कैसे बेशर्मी से यहां पर प्रमोशन की डिनर पार्टी भी की गई। इस डिनर पार्टी में पीएम शहबाज शरीफ के साथ साथ सेना के वो सभी अधिकारी मौजूद थे जो भारत के शूरवीरों से बुरी तरह से पिटे थे। बेशर्मी देख लीजिए, बुरी तरह से मार खाने के बाद भी ये डिनर पार्टी में यहां शामिल हो गए। भारत के वाटर बम से पाकिस्तान यहां डूबेगा भी और सूखेगा भी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सख्त रुख अपना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद से लेकर उसकी सेना तक की बौखलाहट जो भारत के वाटर बम से हिली हुई है। पाकिस्तानी सांसद दावा कर रहे हैं, अगर भारत से सिंधु जल समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान में भूखमरी आ जाएगी, बत्तियां गुल हो जाएंगी और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की इस बेचैनी के पीछे सिंधु जल समझौता है, जिस पर भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। पहले बात आतंकवाद पर करो, पीओके पर करो, फिर सिंधु जल समझौते पर बात होगी। यानी भारत के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के घुटने टेकने का वक्त आ गया है। ज्यादा दिन नहीं, अगर सिंधु जल समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मर जाएगा, क्योंकि वहाँ की 90% आबादी और तमाम आतंकी इसी पानी पर निर्भर हैं, जिसे भारत ने रोक रखा है। आईएसआई का जासूस हारून और तुफैल देश से गद्दारी के राज खोलने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि आखिर उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी क्यों की, इसके पीछे उसका मकसद क्या था और सीमा पार बैठे पाकिस्तान के हैंडलर उनसे हिंदुस्तान में आखिर क्या क्या करवाने वाले थे। इन तमाम सवालों की लिस्ट के साथ ही यूपी एटीएस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की तैयारी में है, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आईएसआई के जासूसों का मंसूबा हिंदुस्तान में खौफनाक साजिश को अंजाम देने का था, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने दोनों आरोपियों पर शिकंजा कस दिया।
इसके लिए पुलिस लगातार पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान तथ्यों के आधार पर इनसे पूछताछ की जा सकती है। जासूस हारून और तुफैल के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल की जांच हो रही है और तैयारी उन सवालों की है जो रिमांड पर लेने के दौरान इनसे पूछे जाएंगे। जांच अधिकारी पूछेंगे पाकिस्तान उच्चायोग के कितने लोगों से संपर्क थे, मुजम्मिल ने कितने लोगों से मिलवाया, दिल्ली यूपी में किन किन लोगों से मिला, भारत में कितने लोगों ने मदद की और भारत में कहां तक जाल फैला है, क्योंकि तुफैल और हारून को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें गजवाए हिंद तहरीके लब्बैक वाला एंगल भी सामने आ रहा है। अब एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तानी जासूसों पर सवालों की बारिश होने वाली है। सिर्फ दिल्ली और यूपी ही नहीं बल्कि आईएसआई का जासूसी नेटवर्क गुजरात तक फैला हुआ है। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे जासूस को पकड़ा है जिसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर पाकिस्तानी हैंडलर खुफिया जानकारी हासिल किया करते थे। ये वही आरोपी है जो आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर कच्छ बॉर्डर की जानकारी सीमा पार भेजता था। अब गुजरात एटीएस इसे गिरफ्तार कर चुकी है और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। वो जो लड़की पहली थी और ये लड़की है, क्योंकि उन्होंने नंबर्स बहुत चेंज करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। इस केस में ऐसा हुआ था, इनको पूरा प्लान बताया गया था, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आया था, उसके बाद इस बंदे ने शेयर करना शुरू किया था। जांच में पता चला कि सहदेव गोहिल पाकिस्तान की किसी अदिति भारद्वाज से लगातार बात करता था और संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहा था। इसके अलावा लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में था, बीएसएफ के मूवमेंट पर नजर रखता था, नेवी की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था और सीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी भेज रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अहमदाबाद लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जासूसी का जाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल है। लेकिन सवाल ये कि देश से गद्दारी के पीछे इनकी क्रोनोलॉजी क्या है और आखिर किस लालच में ये लोग जासूसी को तैयार हो जाते हैं। देश से गद्दारी का सीधा मतलब है लालच या फिर कोई ट्रैप। आमतौर पर लोग पैसों या दूसरे तरह के फायदे के लिए गद्दारी करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर गद्दारी करते हैं और तीसरे वो लोग जो गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। गद्दारी की वजहें अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक। वो कैसे, जरा ये भी समझ लीजिए। लालच में गद्दारी के पीछे कई वजहें हो सकती है, जैसे वीजा के बदले भारतीय सिम देना, वीजा के बदले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना या फिर सीधे आर्थिक लाभ के लिए जासूसी करना। इन तीनों पैटर्न में एक बात कॉमन है, वो है लालच। लेकिन टारगेट कौन होते हैं? जिनके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, जो लोग पाकिस्तान घूमने जाते हैं या फिर जिनका पाकिस्तान के प्रति लगाव है। लेकिन जासूसी से भी खतरनाक है वीजा के बदले सिम वाला खेल। कैसे, जरा वो भी समझिए। पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आईएसआई के हैंडलर्स अपने असली या प्राइवेट नंबर के बजाय उन्हीं भारतीय सिम कार्डों का इस्तेमाल करते थे ताकि आईएसआई पर आरोप न लगे। आईएसआई इंक्रिप्टेड ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता था। 2023 में भेजे गए स्पाईवेयर सभी +91 नंबरों से भेजे गए हैं, जो आईएसआई हैंडलर्स इस्लामाबाद के साइबर हैकरों को देते थे ताकि वे व्हाट्सएप लॉगिन कर सेना व पुलिस के फोन हैक कर सके। इसके अलावा भारतीय नंबरों का इस्तेमाल आईएसआई भारत विरोधी एजेंडे के लिए भी करती रही है, जैसे दंगे भड़काना। पाकिस्तान उच्चायोग में बैठे दानिश जैसे हैंडलर पिछले 5 सालों से जासूसी के इस रैकेट को रन कर रहे थे, लेकिन अब आईएसआई का खेल समझो खत्म हुआ। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। बहराइच में एक संदिग्ध को यहां पर एसएसबी के जवानों ने पकड़ा, जिस पर घुसपैठिया होने का शक था। हालांकि संदिग्ध पूछताछ में कुछ भी नहीं बता रहा है। पुलिस की गिरफ्त में यही वो संदिग्ध है जो भारत नेपाल बॉर्डर पर नोमेन्स लैंड पर चहलकदमी कर रहा था। रात के अंधेरे में भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने शक होने पर शख्स को कब्जे में ले लिया। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान दिन रात मुस्तैद है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठ भारत की सीमा में एंटर होने की कोशिश में है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी न अपना नाम बता रहा है और न ही अपनी पहचान बता रहा है। हालत ऐसी बनाई है जैसे मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन इस पागलपन के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके लिए लगातार पूछताछ जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान कब कोई नापाक हरकत कर दे ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए जैसलमेर के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान लगातार डटे हुए हैं ताकि दुश्मन की हर नापाक साजिश का यहां पर पलटवार किया जा सके। और इसके लिए जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ा दी।
बीएसएफ के जवान बंकरों पर घातक हथियारों के साथ मुस्तैद हैं और ये ऐसे हथियार हैं जो देश के दुश्मनों को पल भर में ढेर कर देंगे। बंकरों में तैनात जवान 24 घंटे देश की सरहद पर निगाहें टिकाए हुए हैं ताकि कोई भी दुश्मन गतिविधियों को रोका जा सके। भीषण गर्मी में भी सेना के जवान गाड़ियों के जरिए पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर की दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान से कोई आतंकी घुसपैठ न कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने कर्तव्य अपने सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, मुस्तैद रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने वही काम किया जो हम अभी तक करते आए हैं। संदेश साफ है, अगर अब पाकिस्तान ने फिर भारत की तरफ कोई नापाक हरकत की कोशिश की तो ये जवान उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। सिक्किम में शहीद लेफ्टिनेंट अयोध्या के शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार पवित्र सरयू के जमतरा घाट पर हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद को यहां नमन किया। इससे पहले शहीद शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। स्थानीय लोगों ने नम आंखों के साथ अयोध्या के लाल को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटे के पार्थिव शरीर को देख उनका परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। अंतिम दर्शन के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सेना के जवानों के साथ साथ पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सिक्किम में शहीद हो गए थे। ऑपरेशनल गश्त के दौरान उनका एक साथी जवान नदी में गिर गया। जवान को बचाने के लिए वो खुद नदी में कूद गए। साथी को तो मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन वो खुद शहीद हो गए। शशांक की इस बहादुरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सलाम किया। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं इस अवसर पर शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी को 2019 में ही तलाक दे चुके हैं। उनकी शादी 2018 में हुई थी, लेकिन तलाक के 6 साल बाद अब उन्होंने जाकर अपने नए रिलेशनशिप का ऐलान किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये बात सबको बताई है। उस लड़की की तस्वीर भी यहाँ साझा की गई है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कहूं। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। आईएसआई की जासूस हसीना यानी कि ज्योति को लेकर सनसनीखेज खुलासे जारी है। अब ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है, लिहाजा जांच एजेंसियों के पास सवालों की अब नई लिस्ट भी तैयार है, जो कि ज्योति को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल देगी। ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का वीडियो है, जिसे खुद ज्योति ने यूट्यूब पर अपलोड किया है। वो यहाँ घूम रही है और यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात कर रही है। ज्योति मल्होत्रा की इस बांग्लादेश यात्रा को लेकर जांच यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी ठोस वजह है। दरअसल ज्योति बांग्लादेश साल 2024 के फरवरी में गई थी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट विद्रोह सेंटर यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी गई थी ज्योति, जहां वो कहीं न कहीं तख्ता पलट में शामिल स्टूडेंट से मिली थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति के केस में हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब उसके बांग्लादेश दौरे की भी जांच को दायरे में ले लिया है और अनसुलझे सवाल की जांच की जा रही है। किसके कहने पर बांग्लादेश गई थी ज्योति? क्या ज्योति के बांग्लादेश टूर का आईएसआई स्पॉन्सर था? बांग्लादेश यात्रा के दौरान ज्योति किस किस से मिली थी और क्या ज्योति तख्ता पलट से पहले आईएसआई का मैसेज लेकर वहां गई थी? फिर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के कहने पर बांग्लादेश गई थी। क्या ये एक साजिश का हिस्सा था? उसके बाद ज्योति वहां गई और वीडियो बनाई, इसलिए अब ये वीडियो और ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन जांच एजेंसियों के रडार पर है।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सत्ता खतरे में पड़ी तो हिंदू यहां निशाने पर आ गए और एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें, कट्टरपंथियों ने यहां बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट किया गया और इसके बाद घरों में यहां आग लगा दी गई। इस हमले के बाद हिंदुओं में डर का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुछ महीनों से लगातार हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कभी मंदिरों में तोड़फोड़ तो कभी घरों में आगजनी। इस बार कट्टरपंथियों के निशाने पर था जेसोर जिजा, जहां मोशियाहाटी गांव में इस्लामवादियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला किया। इस्लामवादियों हिंदुओं के घरों में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने घर का पूरा सामान तोड़ दिया और कीमती सामान अपने साथ ले गए। इतने में भी मन नहीं भरा तो घरों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिए, हर तरफ सिर्फ बर्बरता की तस्वीरें ही दिखाई देंगी। कट्टरपंथियों के हमलों के बाद हिंदुओं में डर का माहौल है, क्योंकि इस बार सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की है। क्या पता अगली बार हिंदू ही ना बचे। हिंदुओं पर बर्बरता का सिलसिला बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही शुरू हो गया था। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदू समुदाय के घरों को जलाया गया। लगातार हिंदुओं की दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। 16 दिन में 2000 से भी ज्यादा हिंदू परिवारों पर हमले हुए। करीब 69 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। 157 हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई और करीब 9 हिंदुओं की हत्या की गई। और अब मोहम्मद यूनुस को सत्ता जाने का डर सता रहा हो तो फिर से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है और बड़ा सवाल यही कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को अब आपको समझाते हैं। हिंदुओं पर हत्या का मकसद है बांग्लादेश में कट्टरपंथी लहर को एक बार फिर से भड़काना, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले करना, यानी कि कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं। यूनुस कट्टरपंथ का सहारा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे उन्हें सत्ता खोने का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात, कट्टरता बढ़ेगी तो जनता चुनाव और विकास को भूल जाएगी। इससे यूनुस को फायदा पहुंचेगा। अगली खबर दिखाने से पहले कुछ सवाल इस समाज से है। क्या देश में गैंगरेप आरोपी रोड शो करेंगे? जमानत पर ये बाहर आए तो विजय जुलूस निकालेंगे? रेपिस्ट जेल से निकले तो हुड़दंग मचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गैंगरेप पीड़िता को ऐसे इंसाफ मिलेगा? क्योंकि कर्नाटक से जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और इन्हीं सवालों को जब जी न्यूज ने मुद्दा बनाया तो शासन प्रशासन की नींद खुल गई, क्योंकि ये सिर्फ गैंगरेप आरोपियों का रोड शो नहीं बल्कि गैंगरेप पीड़िता पर हुई बर्बरता से भी खौफनाक है। ये जख्म पर मिर्च के बारूद जैसा है जिसे सहन कर पाना किसी जिंदा इंसान के लिए नामुमकिन है। और इन्हीं सवालों के बाद एक बार फिर इन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये घटना कर्नाटक के हावेरी की है, जहां 2 दिन पहले ही गैंगरेप के 7 में से 5 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद आरोपियों ने करीब 20 गाड़ियों से जुलूस निकाला और सड़कों पर हुड़दंग मचाने लगे। लेकिन जब जी न्यूज ने देश को इस वीडियो की गंभीरता से रूबरू करवाया तो सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ गई और बाद में सभी आरोपियों को फिर से जेल में डाल दिया गया। वीडियो में दिखने वाले सभी आरोपी फिर से जेल में हैं, लेकिन इन्होंने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए, क्योंकि पीड़िता अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में इस तरह के वीडियो हर किसी को अंदर से सन्न कर चुके हैं। पाकिस्तान की धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की साजिशों के बीच कटरा वैष्णो देवी में सुरक्षा का घेरा सख्त कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहां पर बनाया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत में आतंकी साजिश रच रहा है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और जम्मू कश्मीर समेत देश की अधिकांश सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक विकास बोर्ड कटरा में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया है। इस सुविधा के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। कटरा से भवन तक 700 AICCTV कैमरे लगाए गए हैं। 200 नए कैमरों को जोड़ा गया। पहले से ही 500 कैमरे थे। कैमरों में फेशियल, जेस्चर और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जैसे AI फीचर हैं। CRPF, JNK पुलिस और श्राइन बोर्ड 24 घंटे निगरानी रहे हैं। कंट्रोल सेंटर 6 महीने में तैयार हुआ और ये अब पूरी तरह एक्टिव है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई थी, लेकिन कॉल सेंटर की मदद से श्रद्धालु फिर वैष्णो देवी लौटने लगे हैं। अब रोजाना 5000 से 15000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश के मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।
और बात अब उस आदमखोर की जिसकी वजह से वाराणसी के लोग इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। जो बनारस कल तक अपनी गलियों के लिए मशहूर था, आज उन्हीं गलियों में आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है। तेंदुआ अलग अलग जगहों पर लोगों पर यहां अटैक कर रहा है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है। पुलिस और वन विभाग की तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक तेंदुए का कोई भी पता नहीं चल पाया है। तेंदुए की धरपकड़ के लिए 20 से ज्यादा घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां जारी है। तेंदुए के डर से लोग अपने घरों में कैद हैं और घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। यह आदमखोर तेंदुआ इलाके के कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। देखिए कैसे ये तेंदुआ छलांग लगाते हुए दीवार पार करते नजर आ रहा है। तेंदुआ दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत है। 24 घंटे से यहाँ पर दहशत मचा है और हम लोग बाल बच्चे के अपने अंदर रख रहे हैं, डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान वाराणसी में तेंदुए ने 3 लोगों को जख्मी कर दिया। तेंदुए की दहशत ऐसी है कि वाराणसी के दर्जन भर गांव में लोगों की नींद उड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा तेंदुए हैं। रात को 1:30 बजे कुछ महसूस हुआ तो हम लोग उठकर देखे तो 2 तेंदुए वहाँ पे खड़े थे। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि लोग रात भर अपने घरों के बाहर लाठी और डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं। अपने बच्चों की रखवाली के लिए लोग रात भर यहाँ निगरानी कर रहे हैं। लाठी डंडे लेकर हम लोग तैयार हैं कि जान चला जाएगा लेकिन बच्चे को सुरक्षा करेंगे। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार कोशिश कर रही है। संभावित जगहों पर जाल लगाया जा रहा है। इसके अलावा तेंदुए को पकड़ने के लिए रात में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और देखिए, वाराणसी नहीं बल्कि देश के कई शहरों में आदमखोर का आतंक लगातार जारी है, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित होते जा रहा है। एक तरफ वाराणसी में डर का माहौल है, तो वहीं एमपी के दमोह में तेंदुओं ने यहां पर लोगों की धड़कनें और भी ज्यादा तेज कर दी है। एमपी से लेकर यूपी तक शहर शहर आदमखोर घूम रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम इन आदमखोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। बात करेंगे एमपी के दमोह की। ये वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन दमोह की चोरैया घाटी का है, जहां देर रात कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने के बाद कार से लौट रहे थे कि सड़क किनारे बनी जंगल की सेफ्टी वॉल पर उन्होंने एक तेंदुआ देखा और उसे देखते ही सारे लोग दहशत में आ गए। यूपी के श्रावस्ती की तस्वीरें देखिए। अकबरपुर पिपरी गांव में तेंदुए की दस्तक के बाद से पूरा गांव दहशत में है। आसपास के गांव के लोग भी तेंदुए की दस्तक से घबराए हुए हैं। वन विभाग की टीम भी मुस्तैदी के साथ गांव में मौजूद है और तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत के पास पिंजरा लगाया। अमरोहा के नौगांव में ईंट के भट्टे में जैसे ही दिन निकला, तेंदुए की आहट से सनसनी फैल गई। ये जो डरे सहमे लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, लेकिन सफलता अब तक मिली नहीं है। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना की नई लहर की दस्तक की वजह से लोग दहशत में हैं। भारत में भी कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट की वजह से यहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना धीरे धीरे वापसी कर रहा है और इसी के साथ साथ JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 सब वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। अब ये अगस्त 2023 में अमेरिका में पहली बार पाया गया था और इसकी खासियत ये है कि इसके लगभग 30 म्यूटेशन है। ये बहुत ही ज्यादा से तेजी से फैलता है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। इसमें हल्के लेकिन संक्रमित करने वाले लक्षण भी दिखाई देते हैं। संक्रमण के साथ साथ मृत्यु की दर फिलहाल कम है। और कोरोना के नया वेरिएंट भारत में तेजी से फैलने लगा है। भारत में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 23 मरीज मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा केरल में मई महीने में कोरोना के 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 56 एक्टिव केस हैं। गुजरात में कोरोना के 31 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में 35, यूपी में 4 और हरियाणा में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाएं तैयार रखने को निर्देश। इसके अलावा पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों से कोरोना के वैक्सीन स्टॉक तैयार रखने को कहा है। वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव हों, इसका भी ध्यान रखने को कहा है। राजधानी दिल्ली में तो इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तैयार रखें, ऑक्सीमीटर को तैयार रखें। अस्पताल में जो वार्ड है वहां बेड भी अलग से डेडिकेटेड होने चाहिए। 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। बात अगर न्यू वेरिएंट के लक्षणों की करें तो आपको बता दें, WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार
JN.1 से संक्रमित लोगों को गले में खराश, छींक आना, नाक बहना और इसके साथ साथ ही नींद में कमी, सिर दर्द और एंजाइटी, ये साथ साथ मांसपेशियों में दर्द भी दे सकता है। थकान और कमजोरी के लक्षण हैं, इन्फ्लुएंजा जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। साथ ही साथ विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 की वैज्ञानिक प्रोफाइल अभी भी ओमिक्रॉन जैसी ही है। अभी मई का महीना चल रहा है और आपको बता दें, मई में ही गर्मी ने कई देशों में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। UAE से लेकर ईरान तक प्रचंड गर्मी पड़ रही है। UAE की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ऊपर चला गया है। इसके अलावा इराक में टेम्परेचर 49 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ईरान का तापमान भी 50 डिग्री के आसपास है, जो कि अन्य सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर तापमान 50 डिग्री के करीब है। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ अन्य सालों के मुकाबले टेम्परेचर बहुत ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी मई का ही महीना है और अभी से ये हाल है तो जरा सोचिए, जून जुलाई में गर्मी तो मार ही डालेगी। यानी कि साफ है कि आने वाले दिनों में भारत में भी जला देने वाली गर्मी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश की रीवा में कानून व्यवस्था में सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में अपराधी ने खुलेआम रील बनाई। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी से जितने भी थे वो सब कुछ चुपचाप देखते रहे। देखिए, पुलिस की कस्टडी में अपराधी एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे में मोबाइल और मोबाइल में कैमरा ऑन करके बड़े ही इत्मीनान से रील बना रहा है। अब इस अपराधी का भी आपसे परिचय करा देते हैं। ये है वैभव ठाकुर, रीवा के चर्चित हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जिसने कॉलेज कैंपस में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। ये घटना अस्पताल की है, जहाँ पुलिस उसका मेडिकल कराने पहुंची। CCTV कैमरे भी चालू थे, लोग देख रहे थे, कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन पुलिस थी कि जैसे सब कुछ देखकर भी इसे अनदेखा कर रही थी। आरोपी शान से चल रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि कैमरा टेस्ट देने निकला हो। चेहरे पर डर नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए जनाब का। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या रीवा पुलिस आरोपी को सुरक्षा देने गई थी या सोशल मीडिया शूट करवाने? पुलिस ने अपनी ही जिम्मेदारी का मजाक बना दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शराब तस्करी का अनोखा जुगाड़ सामने आया है। स्कूटी की डिग्गी में यहां पर भर भर कर शराब की बोतलें ले जा रहा एक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद यहां पर उसके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूटी की डिग्गी शराब की बोतलों से भरी है। यहाँ स्कूटी के आगे वाली जगह भी शराब की बोतलों से फुल है और इस छोटी सी स्कूटी को चलता फिरता शराब गोदाम बना दिया गया। इस स्कूटी में खास तरीके से जुगाड़ किया गया था ताकि उसमें आसानी से दर्जनों शराब की बोतलें भरी जा सकें, वो भी बिना किसी को शक हुए। लेकिन चेकिंग के दौरान डिग्गी के साथ शराब तस्कर की पोल भी खुल गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में स्कूटी के जरिए शराब की अवैध तस्करी हो रही है। इसी आधार पर एक विशेष टीम बनाई गई और जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा गया। ये वीडियो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि एक सख्त चेतावनी भी है। शराब माफिया किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन पुलिस भी अब ऐसे हाईटेक तस्करों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। और अब हम दोस्त के दस्तावेजों के दम पर डॉक्टर बने मध्य प्रदेश के एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ करेंगे, जो कि सालों तक लोगों की जान से खिलवाड़ करता रहा और तो और उसने एक महिला की जान भी ले ली। मामला जबलपुर के मार्बल सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र नाम का शख्स पिछले 7 सालों से डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था। सत्येंद्र कुमार के पास MBBS की डिग्री भी थी, लेकिन ये डिग्री उसके नाम की नहीं बल्कि उसके एक दोस्त के नाम पर थी। सत्येंद्र इतने सालों तक अपने दोस्त के नाम पर ही मरीजों का इलाज कर रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक मरीज की मौत हो गई। सर मेरा दोस्त ही था, मतलब दोस्त बन के मेरे को फ्रॉडगिरी किया मेरे साथ में, और मेरे को पता नहीं चला वो कब किया क्या किया, पता नहीं चला। मेरे से 10th 12th की मार्कशीट और जाति और आय निवास वगैरह वहाँ पे जॉब कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल मार्बल सिटी में। तो वहाँ से कोई किसी की डेथ हुई थी, तो ये उस समय ड्यूटी में थे, तो उस वजह से किसी ने FIR किया इनके ऊपर। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत खुलासे होते गए। जांच में पता चला कि MBBS की डिग्री सत्येंद्र कुमार की नहीं बल्कि उसके आदिवासी दोस्त ब्रजराज सिंह के नाम पर है। पता चला जांच में कि जो ब्रजराज सिंह उइके हैं वो उनका असली नाम सत्येंद्र है, और ब्रजराज सिंह उइके जो कटनी में है वो पेंटर का काम करता है। उनके दस्तावेजों का उपयोग करके सत्येंद्र ने 2012 में MBBS की जो है उसमें एडमिशन लिया था।
फिलहाल पुलिस आरोपी फर्जी डॉक्टर की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जवाहर पार्क में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर बुर्का पहने एक शख्स एक महिला के साथ पकड़ा गया। आरोप यह है कि बुर्का पहनकर ये शख्स पार्क में बैठी महिलाओं से अश्लील हरकतें कर रहा था। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पार्क के अंदर एक शख्स बुर्का पहनकर बैठा है, बगल में एक महिला भी बैठी है, लेकिन इनकी हरकतें आपत्तिजनक हैं। जब लोगों को शक हुआ तो पूछताछ की गई। क्या तरीका है उसको? तारी बुर्का को नीचे, बुर्का तारी नीचे अलाउ नहीं यहाँ पर, ठीक है? ड्रामा नोटंकी यहाँ पर। पार्क में मौजूद लोगों ने जब कैमरे के सामने इन दोनों को आड़े हाथों लिया तो इनका पूरा सच सामने आ गया और ये शख्स फटाफट अपना बुर्का उतारने लगा, लेकिन इसकी सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश ने जमकर तांडव मचाया, जिसकी तस्वीरें देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से यहां तबाही रिटर्न हुई है। तस्वीरें केदारनाथ यात्रा मार्ग की है और आवाजें उस खौफ की है जो इस रास्ते से होकर गुजरा। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि के पास भारी बारिश ने वो मंजर खड़ा कर दिया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बारिश आई और अपने साथ उस भयानक तबाही को लेकर आई, जिसके बाद पहाड़ी से मलबा आया और उसकी चपेट में कई दुपहिया वाहन आ गए। कुछ बाइकें बह गईं और कुछ मलबे में दब गईं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अचानक आई बारिश ने पल भर में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। जिस रास्ते से होकर तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दरबार जाते थे, अब वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखकर साल 2013 की केदारनाथ आपदा की भीषण यादें ताजा हो गई, जब बरसात और मलबे ने पूरी घाटी को तबाह कर दिया था।